everyone, I am Priyanshi. Welcome to my YouTube channel. In this video, I will teach you Unit 2nd of Dear HI paper 12. 12th paper है हमारा about the content and methodology of teaching social science. उसकी second unit मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी. Unit 2nd है about the educational implications of hearing impairment for organizing the classroom. इसमें हमें पढ़ना है जो हियरिंग इम्पेयरमेंट है उसकी वजह से हम अपने क्लासरूम को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। भाई क्या लिमिटेशन फेस करता है हियरिंग इम्पेयर्ड वाला स्टूडेंट, तो उसको उसकी नीड्स को, उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए, भाई एनवायरनमेंट कैसा होनी चाहिए, जिस क्लास में वो पढ़ रहा है उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए। देन उसका अगर हम कोई लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको कुछ पढ़ा रहे हैं, उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो किस तरीके से प्रोवाइड करे कि हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा जो है उसको अच्छे से समझ सके। देन उसका टेस्ट कैसे लेंगे हम, और इसमें हमें पढ़ना है कि भाई एंड लास्ट में हमें पढ़ना है एड्स एंड इक्विपमेंट्स कौन कौन से यूज होते हैं सोशल साइंस के अंदर। एंड लास्टली हमें पढ़ना है अबाउट द क्वालिटीज ऑफ ए गुड टीचर, की एक अच्छे टीचर की, एक अच्छे सोशल साइंस के टीचर की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, क्या क्या विशेषताएं उसकी होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट सब यूनिट, दैट इज एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ डिफरेंस फॉर टीचिंग एनवायरमेंटल साइंस एंड सोशल साइंस। कि जो बच्चा डीफ है उसकी वजह से क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशन होता है ईवीएस पढ़ाते वक्त या सोशल साइंस पढ़ाते वक्त। तो डीफनेस जो है उससे कई प्रॉब्लम्स आती हैं। जब बच्चे को ढंग से सुनाई नहीं दे रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है कि टीचर क्या कह रहा है, तो दिक्कत आती है। मतलब कि वो समझ ही नहीं पाएगा कि टीचर क्या बोल रही है, उसके अंदर लैंग्वेज स्टिमुलेशन है ही नहीं, वो जानता ही नहीं जो टीचर बोल रही है वो समझेगा कैसे। तो उसके लिए अलग अलग तरीके से, जैसे हम कुछ डेमोन्स्ट्रेट करके उसको दिखा सकते हैं, विजुअल एड्स के थ्रू हम उसे पढ़ा सकते हैं। तो डीफनेस जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से भाई वो सुन नहीं पा रहा है और उसकी लैंग्वेज और सोशल डेवलपमेंट जो है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। लैंग्वेज नहीं हो पाती है तो वो सोशली इंटरेक्ट भी नहीं कर पाता है लोगों से। अब मैं आप और जो मतलब हम एक दूसरे से जब मिलते हैं तो हम लैंग्वेज के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, अपने व्यूज को एक्सप्रेस करते हैं, भाई एक दूसरे से बातें करते हैं। लेकिन जो बच्चा डीफ है उसने सुनाई नहीं दिया, उसे लैंग्वेज स्टिमुलेशन मिला ही नहीं, तो वो लैंग्वेज बोलेगा कैसे, और लैंग्वेज बोलेगा नहीं तो वो सोशली कैसे इंटरेक्ट करेगा। कितनी देर तक कोई बंदा इशारों में बात कर सकता है। कई बार तो दिक्कत होती है ना कि भाई क्या कह रहा है सामने वाला। इवन अगर आप भी ट्राई करो अपने फ्रेंड्स के साथ कि हम जो है सिर्फ इशारों में बात करेंगे, तो कई बार जो है बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सिर्फ इशारों में बात करना। तो उनकी जो इस वजह से उनकी नॉलेज भी बहुत कम रह जाती है। जैसे भाई उन्हें लैंग्वेज स्टिमुलेशन नहीं मिला तो उनकी लैंग्वेज जैसे कम हो जाती है, जैसे नॉलेज जो है वो कम हो जाती है। जैसे एक नॉर्मल बच्चा है, यानी उसको अच्छे से सुनाई देता है, तो अपने नेबर्स को या फिर अपने बड़ों को बात करते हुए सुन रहा है, वो किसी भाई कोई किसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं जो आज के टाइम पे चल रहा है, तो उसने वो नॉलेज जो है वहां से एक्वायर कर ली, वहां से ग्रहण कर ली। लेकिन जो डीफ बच्चा था उसे सुनाई नहीं दे रहा, तो वो नॉलेज कैसे लेगा उनसे, जो आपस में बात कर रहे हैं या टीवी पे न्यूज वगैरह आती है, तो वो कैसे पढ़ेगा, कैसे सुनेगा, कैसे उसकी नॉलेज जो है वो बढ़ेगी। तो ये जो है डीफनेस की वजह से प्रॉब्लम होती है बच्चों को कि भाई उन्हें सुनाई नहीं देता, इसकी वजह से लैंग्वेज नहीं, स्टिमुलेशन कम मिलता है तो उनकी लैंग्वेज प्रॉब्लम्स भी आते हैं, बोलने में भी दिक्कत होती है। देन लैंग्वेज में प्रॉब्लम आती है तो उनकी सोशल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता, और सोशल डेवलपमेंट नहीं हो पाता एंड नॉलेज भी इतनी अच्छी से नहीं मिल पाती। तो ईवीएस और सोशल साइंस पढ़ाते वक्त हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है डीफ बच्चे को, अगर लैंग्वेज अच्छे से नहीं प्रोवाइड की जा रही है, पहले तो ये कोशिश की जाती है डीफ बच्चे को कि जितनी ज्यादा हो सके उसकी लैंग्वेज को डेवलप करने की कोशिश की जाए, उसको सोशलाइजेशन किया जाए। देन हम जो है अपनी जब टीचर पढ़ाए बच्चों को तो डेमोन्स्ट्रेशंस का यूज कर सकती है, वो कुछ दिखा सकती है उन्हें, विजुअल चीजों का ज्यादा वो यूज कर सकती है, साइन लैंग्वेज का यूज कर सकती है। तो ये एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस होते हैं। देन नेक्स्ट हमारी सब यूनिट आती है अबाउट द प्रॉब्लम्स एंड लिमिटेशंस फेस्ड बाय लर्नर्स विद डीफनेस इन लर्निंग एनवायरमेंटल साइंस एंड सोशल साइंस। क्या प्रॉब्लम्स, क्या दिक्कतें आती है, क्या लिमिटेशंस आती हैं जो एक डीफ बच्चा है जब वो सोशल साइंस पढ़ता है या ईवीएस पढ़ता है, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स और लिमिटेशंस वो फेस करता है। पहला तो नोइजी एनवायरमेंट होता है। ये इंक्लूसिव स्कूल की बात हो रही है कि भाई एक
सभी बच्चे हैं एक साथ, एक बच्चा डीफ है देन और बच्चे नॉर्मल हैं, इस तरीके से बात होती है। तो नॉइजी एनवायरनमेंट क्या होता है, नॉइजी एनवायरनमेंट होता है भाई, बच्चे बात कर रहे होते हैं, बाहर से भी कोई आवाज आ रही होती है तो वो उन्हें पहले ही कम सुनाई देता है, तो टीचर तक जो टीचर उनसे बात कर रही है या उनको कुछ बता रही है, कुछ पढ़ा रही है, तो उसमें वो दिक्कत आती है उनको। नॉइजी एनवायरनमेंट होता है, बाहर से कोई आवाज आ रही होती है, इवन क्लासरूम के अंदर भी कई बारी एनवायरनमेंट जो है वो नॉइजी हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि एक तो साउंड एब्जॉर्बिंग शीट्स वगैरह का यूज करना चाहिए, देन उन्हें हियरिंग एड्स प्रोवाइड करनी चाहिए और उनका सीटिंग अरेंजमेंट ऐसे हो कि वो फर्स्ट बेंच पे बैठे ताकि वो टीचर को आराम से देख सके लिप रीडिंग के लिए। एंड देन भाई अगर कुछ भाई पास बैठेंगे तो जो है क्या है अच्छे से उन्हें सुनाई देगा। तो नॉइजी एनवायरनमेंट एक प्रॉब्लम हो गई। देन नेक्स्ट लैक ऑफ लैंग्वेज, अब उन्हें सुनाई नहीं देता है तो लैक ऑफ लैंग्वेज है, यानी लैंग्वेज स्टिमुलेशन उन्हें नहीं मिली है। उस लैक ऑफ लैंग्वेज की वजह से उनकी भाई वो सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, उन्हें इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, इतनी नॉलेज उनकी वाइड नहीं होती है एज कम्पेयर टू दी नॉर्मल बीइंग जो अच्छे से सुन पाता है। देन नेक्स्ट मैनेजमेंट ऑफ द लाइट, लिप रीडिंग के लिए या टीचर के फेस को देखने के लिए अच्छी प्रॉपर लाइट नहीं हो पाती है कई बारी क्लासरूम के अंदर, जिसकी वजह से डीफ बच्चों को प्रॉब्लम होती है। क्योंकि लिप रीडिंग के लिए मतलब कि टीचर के ऊपर इस तरीके से लाइट होनी चाहिए कि आसानी से बच्चों को दिखे। कई बार क्या होती है, पीछे से लाइट आ रही होती है तो टीचर का फेस नहीं दिखाई देता, या क्लासरूम में लाइट की कमी हो जाती है, मतलब कि लाइट नहीं होती है, इतनी इलेक्ट्रिसिटी की भी कमी हो सकती है, तो ये भी एक प्रॉब्लम फेस की जाती है। नेक्स्ट लैक ऑफ एक्सपीरियंस, उन्हें इतना एक्सपीरियंस नहीं होता अबाउट द एनवायरनमेंट, अबाउट द सोशल साइंस, क्योंकि लैंग्वेज स्टिमुलेशन इतना नहीं है, लैंग्वेज स्टिमुलेशन इतना नहीं है तो सोशल इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं और नॉलेज की कमी होती है, तो एक्सपीरियंस भी कम होता है उनके अंदर। नेक्स्ट प्रॉब्लम इन लिप रीडिंग, लिप रीडिंग के अंदर भी कई बारी प्रॉब्लम होती है। कई बारी क्या होता है, सोशल साइंस के अंदर, एनवायरमेंटल साइंस के अंदर कुछ नए कंसेप्ट यूज होते हैं, कुछ नए वर्ड्स यूज होते हैं, तो अगर टीचर उन वर्ड्स को बोल रही है तो लिप रीडिंग में बच्चे को प्रॉब्लम होगी कि भाई टीचर ने क्या बोल दिया, ये वर्ड तो मुझे पता ही नहीं। तो इसलिए क्या करना चाहिए, जो नॉर्मल टीचर है और स्पेशल एजुकेटर है जो भाई डीफ बच्चों के हेल्प के लिए लगाई गई है या लगाया गया है, तो उनको जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए उनके बीच में। जैसे जो टीचर एसएसटी पढ़ाएगी तो वो उनको बताए कि भाई मैं ये वर्ड्स आज बच्चे को बताऊंगी, हो सकता है वो उसे ना सुने हो या ना समझ में आए, तो आप उनको जाके बता दो। तो जो स्पेशल एजुकेटर होता है वो उन वर्ड्स को, उन कंसेप्ट को बच्चे को समझाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार लिप रीडिंग में दिक्कत हो जाती है। नेक्स्ट लैक ऑफ नॉलेज एंड अवेयरनेस, उनकी नॉलेज इतनी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है इतनी अबाउट दी एनवायरमेंट एंड सोशल साइंस ड्यू टू लैक ऑफ लैंग्वेज की कमी की वजह से नॉलेज और अवेयरनेस की भी कमी होती है। नेक्स्ट नो कॉपरेशन, जो भी मैंने बताया लिप रीडिंग के अंदर कि भाई नॉर्मल टीचर और स्पेशल एजुकेटर जो आपस में बात करे, कोऑपरेट करे, पीयर्स एक दूसरे से कोऑपरेट करे, तो वो कोऑपरेशन की कमी होती है, जिसकी वजह से जो डीफ बच्चे होते हैं उन्हें चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़ते हैं। जब पीयर एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, वो एक दूसरे से कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, उस डीफ बच्चे की हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो उसे प्रॉब्लम होगी। देन नॉर्मल टीचर और जो स्पेशल एजुकेटर वो आपस में ढंग से कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो नुकसान बच्चे का होगा जो डीफ बच्चा है। तो कोऑपरेशन की कमी की वजह जो है वो भी एक लिमिटेशन फेस किया जाता है उनके द्वारा। नेक्स्ट इनएडिक्वेट टीचिंग मेथड्स, टीचिंग मेथड्स इनएडिक्वेट है, उनके लिए सूट ही नहीं करते, वो टीचर बस लेक्चर देके चली जाती है, उन्हें सूट नहीं करता। तो इसके लिए अलग अलग टीचिंग मेथड्स का यूज करना चाहिए, उन्हें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करने चाहिए, उन्हें भाई विजुअल मेथड्स का ज्यादा यूज करना चाहिए। जो टीएलएम्स का वो यूज करे टीचर, वो इस तरीके से होने चाहिए कि वो डीफ बच्चे के लिए भी हेल्पफुल हो। तो जो टीचिंग मेथड्स हो वो इस तरीके के हो कि उन्हें एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करे और वो अच्छे से नॉलेज जो है वो ले सके, अच्छे से उनकी लर्निंग हो सके। नेक्स्ट नो अडेप्टेशन, करिकुलम के अंदर कोई अडेप्टेशन ही नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है, उनके टेक्स्ट बुक के अंदर कोई चेंज नहीं है। वही जैसे डीफ बच्चों के लिए हमें इस तरीके की टेक्स्ट बुक बनानी चाहिए, एक तो क्लियर सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, उसके अंदर सिंपल टू सिंपल वर्ड्स होने चाहिए, और उसके अंदर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होना चाहिए। जो चीज हम उन्हें पैराग्राफ के थ्रू बता रहे हैं, हम कोशिश करें कि उन्हें डायग्राम्स के थ्रू समझाएं, टेबल्स के थ्रू समझाएं, चार्ट्स के थ्रू समझाएं, तो एडेप्टेशन ही नहीं है।
वही क्लासरूम के अंदर अडेप्टेशन नहीं है, उन्हें हियरिंग एड ही प्रोवाइड नहीं की गई है, जैसे एफएम सिस्टम, इंडक्शन लूप सिस्टम, तो अडेप्टेशंस नहीं है। जो उनके टेस्ट होंगे, जो मतलब कि इवेल्युएशन होगा, उसके अंदर कोई अडेप्टेशन नहीं है। देन टीचिंग मेथड्स के अंदर कोई अडेप्टेशन नहीं है। तो ये चैलेंजेस हैं जो फेस किए जाते हैं डीफ बच्चे के द्वारा। नेक्स्ट, नो इंक्लूसिविटी, इंक्लूसिविटी नहीं है, यानी कि बच्चों को अलग कर दिया गया है। अगर इंक्लूसिव क्लासरूम तो है, लेकिन उनको इंक्लूड नहीं किया गया है उसके अंदर, उनको बिठाया तो गया है, लेकिन ना टीचर उनकी तरफ ध्यान दे रही है, ना कोऑपरेशन है, ना उनकी अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट के अंदर कोई चेंज किया गया है, ना ही क्लासरूम के अंदर कोई चेंज किया गया है, ना ही टीचिंग मेथड चेंज किए गए हैं। तो नो इंक्लूसिविटी, अब वो बैठा है फालतू में बैठ कर घर चला जाएगा, कुछ सीखेगा ही नहीं। तो इस तरीके से होना चाहिए कि वो इंक्लूड हो बच्चा, उसके अकॉर्डिंग भी। अब जो नॉर्मल बच्चा है वो विजुअली भी सीख लेगा, टीचर जो बोल के बता रही है वो वैसे भी सीख लेगा। तो इससे अच्छा है कि उस बच्चे को, जो डीफ बच्चा है, उसको भी इंक्लूड करने के लिए टीचर रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बता दे, कुछ विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बता दे, ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग कर दे। भाई जैसे स्कूल्स के अंदर आजकल एवी रूम्स होते हैं, एवी क्लासेस लगाई जाती हैं कि भाई बच्चा जो है विजुअल रिप्रेजेंटेशन पूरे चीजों का किया जाता है, तो उससे दोनों को बेनिफिट होगा और इंक्लूसिविटी भी प्रमोट होगी। नेक्स्ट, लैक ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की कमी होती है। अब टीचर अगर चाहे भी कि भाई हाँ मैं अच्छे से पढ़ाना चाहती हूँ बच्चों को, लेकिन रिसोर्सेज की कमी है, क्लासरूम के अंदर अच्छे से हियरिंग एड्स प्रोवाइड नहीं की, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं वो इस तरीके के हैं कि भाई वो डीफ बच्चों के लिए है ही नहीं ढंग से काम करते, या फिर कि रिसोर्सेज है ही नहीं, मनी कम है। तो इस तरीके से क्या होता है, रिसोर्सेज की कमी होना भी एक चैलेंज फेस किया जाता है डीफ बच्चों के साथ। तो ये कुछ लिमिटेशंस और प्रॉब्लम्स जो है वो डीफ बच्चों के द्वारा फेस की जाती है इन लर्निंग ईवीएस एंड सोशल साइंस। नेक्स्ट हमारी सब यूनिट आती है 2.3, दैट इज अडेप्टेशंस, एकोमोडेशंस एंड मॉडिफिकेशंस इन एनवायरमेंटल साइंस एंड सोशल साइंस करिकुलम फॉर डीप स्टूडेंट्स, कि हम अपने एनवायरमेंटल साइंस और सोशल साइंस के करिकुलम के अंदर क्या क्या एडेप्टेशंस करें, क्या एकोमोडेशंस करें, एंड देन क्या मॉडिफिकेशंस करें कि जो डीप बच्चा है उसको हम इंक्लूड कर पाए। तो एडेप्टेशंस क्या होता है, एकोमोडेशन क्या होता है और मॉडिफिकेशन क्या होता है। एडेप्टेशन एक ब्रॉड टर्म है जो एकोमोडेशन और मॉडिफिकेशन दोनों को इंक्लूड करता है। एडेप्टेशन होता है कि हम सारी चीजों के अंदर चेंज करना, टीचिंग स्ट्रेटेजीज के अंदर चेंज करना, टीचिंग मेथड्स के अंदर चेंज करना, बुक्स के अंदर चेंज करना, अपने क्लासरूम को चेंज करना, इनपुट प्रोसेस आउटपुट फैक्टर लर्निंग एनवायरनमेंट चेंज करना, यानी हम उसको चेंज कर रहे हैं ताकि हम उनकी नीड्स, उनके इंटरेस्ट, उनकी एबिलिटीज, उनकी डिसेबिलिटीज को एकोमोडेट कर सके, उनको एक साथ मतलब कि इंक्लूड कर सके, कि हाँ वो भी इंक्लूसिविटी को हम प्रमोट कर सके। अब इस ब्रॉड टर्म के अंदर आते हैं दो कंसेप्ट, एकोमोडेशंस और दूसरा आता है मॉडिफिकेशन। एडेप्टेशंस का ही पार्ट है एकोमोडेशंस। एकोमोडेशन में क्या होता है, हम जो है चेंज करते हैं अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजीज के अंदर और अपने मेथड्स के अंदर, जिससे जो है जो लेवल है वो कम नहीं होता है, जो स्टैंडर्ड है पढ़ाने का वो कम नहीं होता है, लेकिन मॉडिफिकेशन के अंदर जो है वो लेवल कम हो जाता है। लेवल हम इस तरीके से चेंज करते हैं कि जो उनका लेवल है या स्टैंडर्ड जो है वो कम हो जाता है करिकुलम का। तो ये तीन कंसेप्ट होते हैं, अडेप्टेशंस, एकोमोडेशंस एंड मॉडिफिकेशन। अडेप्टेशन इन दोनों को इंक्लूड करता है एंड एकोमोडेशन के अंदर लेवल चेंज नहीं होता है, यानी लेवल उतना ही रहता है, हम जो चेंज करते हैं उससे लेवल के अंदर कोई कमी नहीं आती है। लेकिन मॉडिफिकेशन के अंदर जो है वो लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है। तो जैसे हम इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम्स बना सकते हैं, ये करिकुलम के अंदर कुछ एडेप्टेशंस या एकोमोडेशन मॉडिफिकेशंस की बात की गई है। पहले बात आती है कि आईईपी, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, हम जो है बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग उनको मतलब कि इंडिविजुअल के लिए अलग अलग एजुकेशन प्रोग्राम्स को बनाते हैं, उनकी नीड्स और एबिलिटीज, उनकी डिसेबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए हम उनका एजुकेशन प्रोग्राम डिजाइन करते हैं कि भाई उनका लेवल इतना है, हम उनको इतना बढ़ाना चाहते हैं, हम उनको ये नॉलेज प्रोवाइड करना चाहते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, अगर बहुत ज्यादा प्रोफाउंड डिसेबिलिटी अगर बच्चे को है तो उसके करिकुलम, सेपरेट करिकुलम भी हम डिजाइन कर सकते हैं कि हम बच्चे को नॉर्मल करिकुलम की बजाय हम उसे लाइफ स्किल्स को सिखाएंगे कि भाई वो अपनी जिंदगी तो ढंग से काट ले, अगर उसको प्रोफाउंड डिसेबिलिटी अगर है तो। देन नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल, हम जो है ये जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रमोट करते हैं, भाई हमारा लर्निंग एनवायरनमेंट फ्लेक्सिबल हो, जो उनकी नीड्स को एकोमोडेट कर पाए। देन हमारा जो इनपुट फैक्टर हो,
भाई कैसे हमें बच्चों को पढ़ाना है, प्रोसेस, आउटपुट, ये सारी चीजें जो है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। हमारी टीचिंग स्ट्रेटेजीज फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। हमारी जो बुक्स है उनके अंदर अगर हम कोई चेंज करना पाए तो चेंज करना चाहें तो वो चेंज हो पाए, यानी फ्लेक्सिबिलिटी हमें लेकर आनी चाहिए। नेक्स्ट, रेफरेंस बुक्स। हम जो है बच्चों को रेफरेंस बुक्स प्रोवाइड कर सकते हैं। रेफरेंस बुक्स क्या होता है, कई बार टीचर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हर डीप बच्चे के पास जाए और उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग उन्हें पढ़ाए, तो उनके लिए रेफरेंस बुक्स दी जा सकती है। जैसे कई बच्चों के लिए सेम बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स है, लेकिन उनके लिए अलग से रेफरेंस बुक जिसके अंदर भाई विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो, कोई न्यू वर्ड हो, न्यू कंसेप्ट हो, ताकि उनकी जो है इफेक्टिव लर्निंग जो है हो सके। तो ये कुछ अडेप्टेशन, एकोमोडेशन, मॉडिफिकेशन है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी की जो भी चीज हम बच्चे को प्रोवाइड कर रहे हैं वो यूजफुल होनी चाहिए। नेक्स्ट, टीचिंग स्ट्रेटेजीज। हम टीचिंग स्ट्रेटेजीज के अंदर चेंज करें, हम अलग अलग मेथड्स का यूज करें, हम प्रोजेक्ट मेथड का यूज करें, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का यूज करें। सिर्फ एक जो ट्रेडिशनल मेथड था कि टीचर ब्लैक बोर्ड एंड चौक से बच्चे को पढ़ा रही है, एक्सप्लेन कर रही है, वो मेथड को रिमूव करके, मतलब कि उसको हटा के हम नए मेथड्स का यूज करें। हम बच्चे को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करें। फील्ड ट्रिप मेथड का हम यूज कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का हम यूज कर सकते हैं, देन सोर्स मेथड का हम यूज कर सकते हैं। तो अलग अलग मेथड्स का हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के अंदर चेंज करना। भाई जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जहाँ पे जैसे टेक्स्ट बुक का मैंने एग्जांपल दिया, वो भी एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, तो उसके अंदर हम सिंपल और क्लियर लैंग्वेज रखें। पैराग्राफ्स की बजाय हम बच्चे को विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू पढ़ाने की कोशिश करें। टीएलएम्स टीचर्स को प्रोवाइड करें। जैसे हमने एक प्रॉब्लम पढ़ी थी कि भाई लैक ऑफ द रिसोर्सेज, तो वो रिसोर्सेज को प्रोवाइड करने की कोशिश करें हम। टीएलएम्स के अंदर हम चेंज करें, विजुअली रिप्रेजेंटेटिव हो और इस तरीके से टीएलएम्स हो कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो कि वो बच्चा जो है अच्छे से नॉलेज जो है वो ले पाए। नेक्स्ट, कोऑपरेशन बढ़े। कोऑपरेशन बढ़े स्पेशल एजुकेटर के बीच में, नॉर्मल टीचर के बीच में, देन पीयर्स के बीच में भी कोऑपरेशन हो, और स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स और टीचर्स, पेरेंट्स के बीच में भी जो है कोऑपरेशन बढ़े। इससे क्या होगा, बच्चे की इफेक्टिव लर्निंग जो है वो होगी। देन नेक्स्ट, असेसमेंट। असेसमेंट के अंदर हम चेंज कर सकते हैं। जैसे असेसमेंट के अंदर हम जो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करें, वो इंस्ट्रक्शंस कैसे प्रोवाइड करें, भाई हम लिख के प्रोवाइड करें बच्चे को, साइन लैंग्वेज के थ्रू प्रोवाइड करें। एंड इवन असेसमेंट के अंदर क्या होता है, हम कोशिश करते हैं जैसे हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है तो उसको हम सेकंड और थर्ड लैंग्वेज से मतलब कि एग्जाम्प्ट कर देते हैं। जैसे सभी बच्चों को 3 लैंग्वेजेस कंपलसरी होती हैं कि 3 लैंग्वेज आपको लेनी है, लेकिन जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है हम कहते हैं कि भाई आप एक ही लैंग्वेज कर लो, सेकंड और थर्ड से उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। देन असेसमेंट के अंदर हम कोशिश करते हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बजाय हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। देन ओरल टेस्ट की बजाय हम रिटन टेस्ट ले सकते हैं। तो असेसमेंट के अंदर भी हम ऐसे चेंजेस कर सकते हैं। देन हम शेड्यूल चेंज कर सकते हैं। 3 तरीके से जो हम अडेप्टेशन कर सकते हैं, एकोमोडेशन कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। कैसे? शेड्यूल के अंदर चेंज। शेड्यूल में क्या करेंगे हम बच्चे की ऑडिटरी ट्रेनिंग को भी रखेंगे। स्टार्टिंग में क्या होता है, बच्चे को न्यू कंसेप्ट सिखाए जाते हैं। इस तरीके से जो टाइम टेबल जो है वो बनाया जाता है कि न्यू कंसेप्ट सिखाएंगे। देन भाई उनको हैंड्स और एक्सपीरियंस के लिए भी टाइम प्रोवाइड करेंगे, और जो लास्ट का टाइम होगा वो ऑडिटरी ट्रेनिंग और जो रिवीजन के लिए होगा। तो इस तरीके से जो है टाइम टेबल के अंदर चेंज हम कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, सिलेबस। सिलेबस के अंदर हम चेंज कर सकते हैं। जो मेन चीजें हैं, कोर कंसेप्ट हैं, उनको हम इंक्लूड करें, और जो भाई ऐसा लगे कि इतने जरूरी नहीं है तो हम उनको हटा भी सकते हैं। सिलेबस के अंदर भी हम चेंज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, असेसमेंट। असेसमेंट का मैंने अभी बताया कि असेसमेंट के अंदर कैसे कैसे चेंजेस कर सकते हैं। तो अडेप्टेशन मेनली 3 तरीके से हो सकता है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इनपुट के अंदर आता है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उसके अंदर चेंज करना। प्रोसेस, कैसे पढ़ा रहे हैं, हाउ, यानी टीचिंग स्ट्रेटेजीज के अंदर चेंज लेकर आना। देन आउटपुट। आउटपुट यानी असेसमेंट, यानी बच्चा अब अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करेगा, हम बच्चे को कैसे इवेल्युएट करेंगे, कैसे उसका टेस्ट लेंगे। तो ये 3 तरीके से जो है हम करते हैं। और एक लास्ट में आता है लर्निंग एनवायरनमेंट। तो लर्निंग एनवायरनमेंट इस तरीके से होना चाहिए कि भाई नॉइजी ना हो, प्रॉपर लाइट हो, साइन इंटरप्रेटर, मतलब कि साइन लैंग्वेज वाला अगर टीचर को नहीं आती है तो दूसरा उसके साथ में साइन लैंग्वेज वाला पर्सन खड़ा हो ताकि वो उसकी हेल्प कर सके। देन क्लासरूम के अंदर हियरिंग एड हो, जैसे भाई एफएम सिस्टम, इंडक्शन लूप सिस्टम, तो इस इंफ्रारेड सिस्टम, तो ताकि जो है बच्चे को अच्छे से सुन पाए।
तो इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है एड्स एंड इक्विपमेंट्स की। एड्स एंड इक्विपमेंट्स में आते हैं कि भाई जो ईवीएस को पढ़ाने के लिए या सोशल साइंस को पढ़ाने के लिए हम क्या क्या एड्स एंड इक्विपमेंट्स का यूज कर सकते हैं। तो पहला तो आता है एड हियरिंग एड, कि हम बच्चों को हियरिंग एड प्रोवाइड करेंगे ताकि उन्हें अच्छे से सुने, यानी जो उनकी रेजिडुअल हियरिंग है उसका मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूज हम कर सके, उनको लैंग्वेज स्टिमुलेशन हम प्रोवाइड कर सके। देन नेक्स्ट कम्युनिकेटिव मटेरियल्स भी हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। कम्युनिकेटिव मटेरियल्स क्या होता है, जिससे वो बच्चे बात कर सकते हैं। कई बार बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो भाई कोई कीबोर्ड दे देते हैं हम उन्हें, या एक कम्युनिकेशन बुक भी आती है जिसके अंदर अलग अलग पिक्चर्स पेस्ट हुई होती है या छपी हुई होती है, तो बच्चा जो उनकी तरफ पॉइंट आउट करता है कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है। तो इस तरीके से हम कम्युनिकेशन मटेरियल्स बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स यानी टीचर, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स, टीचर्स, स्पेशल एजुकेटर्स, रिसोर्स टीचर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स भी एक एड और इक्विपमेंट है बच्चों के लिए, वो भी एक रिसोर्स है बच्चों के लिए। तो उन्हें अच्छे से ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, उनके प्रोफेशनलिज्म मतलब कि लेकर आए उनके अंदर, ताकि जो है बच्चे की इफेक्टिव टीचिंग जो है हम कर सकें। नेक्स्ट विजुअल एड्स, क्योंकि बच्चा हियरिंग इम्पेयर्ड है, तो उन्हें विजुअल टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का हम यूज करें, जैसे ग्राफ्स यूज करें, चार्ट्स यूज करें, कोई मॉडल का हम यूज कर सकते हैं। देन टेक्नोलॉजी का यूज करके जो विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं, 3D मॉडल्स का भी हम यूज कर सकते हैं। तो विजुअल एड्स का यूज करें हम। नेक्स्ट टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स कैसे होने चाहिए, चार्ट हो सकते हैं, ग्राफ हो सकते हैं, मैप हो सकते हैं, लेबोरेटरी के अंदर अलग अलग सामान इक्विपमेंट्स भी इसी के अंदर आता है। देन नेक्स्ट नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचर के अंदर प्रेजेंट है, उनसे हम कुछ सिखाना चाह रहे हैं, जैसे कोई गार्डन है, वो एक नेचुरल रिसोर्स है। हम बच्चे को उससे जैसे भाई ट्रीज का कंसेप्ट पढ़ा सकते हैं, हर्ब कैसी होती है, शर्ब कैसी होती है, तो इस तरीके से हम पढ़ा सकते हैं। मिट्टी के बारे में अगर हमें पढ़ाना है तो वो एक नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अलग अलग मिट्टी का भाई अलग अलग मिट्टी टीचर ने लेकर आई है या मंगवाई है बच्चों से, देन उनको पढ़ा दिया कि भाई ये वाली सोयल ऐसी होती है, ये इतना मॉइस्चर रिटेन करती है, इसका टेक्सचर ऐसा होता है, कलर ऐसा होता है। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज है। नेक्स्ट ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड तो ये सारी है, हियरिंग एड हो गया, विजुअल एड्स हो गया, कम्युनिकेटिव मेथड, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। देन म्यूजियम, म्यूजियम भी यूज किया जाता है, क्योंकि जैसे हमें सोशल साइंस पढ़ाते वक्त हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ाते हैं, तो हम म्यूजियम का भी यूज करते हैं। सोर्स मेथड के लिए वो यूज किया जाता है, इवन फील्ड ट्रिप मेथड के लिए भी यूज किया जाता है, कि हम बच्चों को वहां लेकर जाते हैं, उन्हें अलग अलग चीजें दिखाते हैं। क्योंकि हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है, तो उन्हें दिखाने से हम उसकी मतलब कि देखने वाली सेंस का ही यूज करते हैं, क्योंकि हियरिंग सेंस तो इम्पेयर्ड है। तो देखने वाली सेंस का यूज करके जो भी मेथड्स हम यूज कर सकते हैं उनको इफेक्टिवली यूज करते हैं, ताकि उनकी लर्निंग जो है इफेक्टिव हो सके। तो ये कुछ एड्स एंड इक्विपमेंट थे। अब लास्ट में हमें पढ़ना है अबाउट द क्वालिटीज ऑफ ए गुड टीचर, यानी कि एक टीचर कैसा होना चाहिए। गुड पर्सन, पहली बात तो यही होती है कि टीचर एक अच्छा इंसान हो। अच्छे इंसान में आता है कि भाई उसकी गुड मेंटल हेल्थ हो, गुड फिजिकल हेल्थ हो, देन भाई मैन ऑफ करेक्टर हो, यानी मोरल वैल्यूज हो इंसान के अंदर, देन भाई डिसिप्लिन्ड हो, एंड काइंड हो, रिस्पेक्टेबल हो, कि भाई सबकी रिस्पेक्ट करता हो, टैलेंटेड हो, एक्सपर्ट हो। तो इस तरीके से एक अच्छा इंसान जो है एक टीचर को होना चाहिए, ताकि अच्छी पर्सनैलिटी उसकी होनी चाहिए, ताकि बच्चे जो है उससे प्रभावित हो। देन नेक्स्ट एक्सपर्ट ऑफ द सब्जेक्ट। अब टीचर जिस सब्जेक्ट का है उसका पूरा एक्सपर्ट होना चाहिए, पूरी नॉलेज उसको होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि अगर उसे जैसे मान लेते हैं हम 6th क्लास को पढ़ाना है, तो सिर्फ इतना नहीं है कि उसे 6th क्लास के बारे में ही पता होना चाहिए, उसे हायर लेवल की स्टडीज मतलब कि एक्सपर्ट होना चाहिए वो अपने सब्जेक्ट का, उसे सारी नॉलेज होनी चाहिए, अगर ताकि वो बच्चों को वो नॉलेज दे सके। एंड इवन अगर बच्चे कुछ पूछे अपनी क्यूरियोसिटी के अकॉर्डिंग तो उन्हें बता सके। देन नेक्स्ट डेवलप क्यूरियोसिटी। अब उसकी खुद भी क्यूरियस होना चाहिए, और ये होना चाहिए कि वो बच्चे की भी क्यूरियोसिटी को डेवलप करे, कि बच्चों इस तरीके से वो पढ़ाए कि वो इंटरेस्टिंग हो, बच्चों की क्यूरियोसिटी को डेवलप कर सके। देन नेक्स्ट डू रिसर्च, रिसर्च करे भाई, रिसर्च करे कि भाई आज के टाइम पे क्या हो रहा है, करंट अप टू डेट वो रहे। आज भाई सोशल साइंस जो है वो एक करंट सब्जेक्ट है, डायनामिक सब्जेक्ट है, चेंज होता रहता है टाइम के साथ। जैसे पॉलिटिकल है वो चेंज होती रहती है, आज का सिस्टम अलग है, पहले कुछ और था। तो टीचर को जो है रिसर्च करती रहनी चाहिए अपने सब्जेक्ट के ऊपर, अपने भाई हमारे आसपास क्या हो रहा है, तो रिसर्च करनी चाहिए उसे। देन नेक्स्ट एडजस्टेबिलिटी, एडजस्टेबल हो,
अपने पीयर्स के साथ वो एडजस्ट हो सके, यानी जो और टीचर्स हैं अपने साथियां उनके साथ हो सके, बच्चों के साथ एडजस्ट कर सके, अपनी कम्युनिटी के साथ एडजस्ट कर सके। तो एडजस्टेबिलिटी टीचर के अंदर होनी चाहिए ताकि वो अच्छे से पढ़ा सके। नेक्स्ट, ट्रेंड होना चाहिए। मेन बात तो यही है कि एक्सपर्ट होना चाहिए और वो ट्रेंड होना चाहिए कि भाई मैं बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगा, क्या मेरी टीचिंग स्ट्रेटेजी होगी, कैसे कैसे अलग अलग नीड्स के जो स्पेशल एजुकेशन नीड्स के बच्चे हैं उनको मैं कैसे पढ़ाऊंगा, तो वो ट्रेंड होना चाहिए। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक जिम्मेदार नागरिक होना चाहिए। सोशल साइंस का टीचर है तो उसे जिम्मेदार नागरिक होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि मेरे आसपास में क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कतें हैं, कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं। भाई जैसे पोल्यूशन की दिक्कत है तो उस पोल्यूशन की दिक्कत को कैसे ठीक किया जाए, उस पोल्यूशन को कैसे कम किया जाए। तो वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जो है अपने देश का होना चाहिए, अपनी सोसाइटी का, अपनी कम्युनिटी का होना चाहिए। देन नेक्स्ट, इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट, इंटरेस्ट होना चाहिए सब्जेक्ट में। कई बार क्या होता है, टीचर एक्सपर्ट तो होता है, उसे पता तो होता है कि सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या है, उसे पूरा ज्ञान होता है, लेकिन उसे कई बार इंटरेस्ट नहीं होता सब्जेक्ट में। और अगर उसका खुद का इंटरेस्ट नहीं है तो वो बच्चों के इंटरेस्ट को कैसे डेवलप करेगा। तो इंटरेस्ट होना चाहिए सब्जेक्ट में। देन नेक्स्ट, यूज डिफरेंट मेथड्स, अलग अलग मेथड्स का यूज करे। जैसे रिसर्च करे, अपने अलग अलग मेथड्स के साथ रिसर्च करे कि भाई इस मेथड को मैं यूज करूँ अपनी क्लास के अंदर, इस मेथड को यूज करूँ। तो अलग अलग मेथड्स का यूज करे, अलग अलग टीचिंग स्ट्रेटेजीज का यूज करे। एक लीडर होना चाहिए, जो एक टीचर होता है वो क्लास का लीडर होता है, एक गाइड होता है बच्चों का, बच्चों को गाइड करे कि भाई कैसे क्या करना है। देन ए गाइड, ए लीडर, लीडर होना चाहिए, गाइड होना चाहिए। तो ये क्वालिटीज होती है किसी अच्छे टीचर की, भाई ये क्वालिटीज एक अच्छे टीचर में पाई जानी चाहिए। तो यहाँ पे हमारी यूनिट 2 जो है वो खत्म होती है। इसमें हमने पढ़ा दी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या क्या है डीपनेस के, देन प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करते हैं डीप बच्चे, देन हमने पढ़ा कि हम कैसे करिकुलम के अंदर चेंज लेकर आ सकते हैं। फिर हमने पढ़ा एड्स एंड इक्विपमेंट्स के बारे में, जो भाई हम ईवीएस में या सोशल साइंस में यूज कर सकते हैं। देन एट द लास्ट हमने पढ़ा क्वालिटीज ऑफ ए गुड टीचर। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट है, you can ask me in the comment section. Don't forget to subscribe to my channel and thank you for watching my video.